हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल राहुल ट्यूटोरियल में। दोस्तों, हमने संविधान का 2 भाग देखा, जिसमें पहले भाग में हमने देखा था कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, संविधान सभा की कितनी बैठकें हुई। दूसरे पार्ट में हमने देखा था कि संविधान के जो स्रोत हैं वह कहाँ कहाँ से लिए गए हैं हमारे भारतीय संविधान में। ठीक है, आज हम भारतीय संविधान का अगला भाग यानी भाग 3 देखेंगे, जो कि देखेंगे प्रस्तावना। क्या देखेंगे दोस्तों? संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना। अब दोस्तों, आप संविधान की प्रस्तावना पढ़ने से पहले आप याद करिए जो हम आपको पढ़ाए थे, तीसरा संविधान सभा की चौथी बैठक, तीसरी बैठक आपको हम पढ़ाए थे पिछली वीडियो में कि संविधान सभा की जो तीसरी बैठक हुई थी वह 13 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। आपको याद होगा दोस्तों कि जो संविधान सभा की जो तीसरी बैठक हुई थी वह 13 दिसंबर 1946 को संपन्न हुई थी, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक क्या पारित किया गया था? एक उद्देश्य प्रस्ताव दिया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव दिया गया था। ठीक है, जो आगे चलकर हमारे संविधान में प्रस्तावना या उद्देशिका के रूप में क्या हुआ? शामिल हुआ। ठीक है, वही उद्देश्य प्रस्ताव जो संविधान सभा की तीसरी बैठक यानी 13 दिसंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था, वही आगे चलकर हमारे संविधान में संविधान की उद्देशिका या संविधान की प्रस्तावना के रूप में क्या किया गया? शामिल किया गया। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आप देखिए, कल हम जब आपको संविधान के स्रोत बता रहे थे तो वहां पर एक गलती हो गई थी, उस गलती को आप सुधार लीजिएगा। हमने आपको पढ़ाया था प्रस्तावना। क्या पढ़ाया था? प्रस्तावना। देखिए, हमारे संविधान में जो प्रस्तावना है वह प्रस्तावना कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। कहाँ से लिया गया दोस्तों? अमेरिका से। ठीक है, और जो संविधान की जो प्रस्तावना की जो भाषा है, प्रस्तावना की जो भाषा थी वह कहाँ से ली गई थी दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया से। और यही उल्टा हो गया था, हमने आपको उल्टा पढ़ा दिया था कि जो प्रस्तावना की भाषा थी वह कहाँ से लिया गया था? अमेरिका से, जबकि प्रस्तावना को हम कहाँ से बता दिए थे कि वह कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। यहाँ यही मिसमैच हुआ था दोस्तों, तो आप उसे सुधार करेंगे, उसके लिए हम आपसे सॉरी मांगते हैं। देखिए, जो संविधान की प्रस्तावना है वह अमेरिका से लिया गया, मतलब हमारे भारतीय संविधान में प्रस्तावना का प्रावधान कहाँ से लिया गया? अमेरिका से, जबकि उसी प्रस्तावना की जो भाषा है वह कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखिए हमारा संविधान का प्रारंभ है। हमारे संविधान में प्रस्तावना का प्रारंभ देखिए, हमारे संविधान में जो प्रस्तावना का प्रारंभ होता है वह यहाँ से होता है। हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, ऐसे करके दोस्तों, यानी यह पूछा जाता है कि हमारे जो संविधान में प्रस्तावना का प्रारंभ हुआ है वह कहाँ से हुआ है? तो वह हुआ है दोस्तों कहाँ से? हम भारत के लोग। इसको आप याद रखेंगे, हम भारत के लोग, यानी हम भारत के लोग फिर आगे चल करके भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, इसके बाद फिर आप पढ़ लेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना, क्योंकि उसको बताने से यहाँ कोई लाभ नहीं है। आप सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि हमारे संविधान में प्रस्तावना का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो कहाँ से होता है दोस्तों? हम भारत के लोग। और इसका अंत कहाँ से होता है? आज दिनांक 26 नवंबर 1949। देखिए दोस्तों, यह बिंदु हम क्यों लिखे हैं? हम पूरा प्रस्तावना ना पढ़ा के सिर्फ आपको वह बिंदु इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि आपसे पूछा जाता है पेपर में
कि हमारा जो भारतीय संविधान है उसका भारतीय संविधान में प्रस्तावना का जो प्रारंभ है वह कहाँ से हुआ है, तो आप बताएंगे वह हुआ है हम भारत के लोग। और जब आपसे यह पूछा जाएगा कि हमारे भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कौन सी दिनांक आई है, तो आप बताएंगे क्या, 26 नवंबर 1949। याद करिए दोस्तों, हमने बताया था हमारा भारतीय संविधान 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में बनकर 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ, पूर्ण हुआ, या इसे आप कहेंगे अंशतः लागू कहा गया। या हम आपको एक चीज और बताए थे, अंगीकृत। यह 3 शब्द याद रखिएगा, अंगीकृत, अंशतः लागू या बनकर पूर्ण हुआ। किस दिनांक को, 26 नवंबर 1949 को। तो इतनी चीज आपको समझ में आई कि हमारे संविधान में प्रस्तावना का प्रारंभ कहाँ से होता है, हम भारत के लोग अर्थात भारत की जनता। जबकि इसका अंत में यानी अंत कहाँ होता है, आज दिनांक 26 नवंबर 1949। यानी आपसे अगर पूछा जाएगा कि हमारे प्रस्तावना में किस डेट की बात की गई है, किस तारीख की बात की गई है या किस दिनांक की बात की गई है, तो आप क्या बताएंगे, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, आप एक बार संविधान की प्रस्तावना जरूर पढ़िएगा और उसको हो सके तो लर्न कर लीजिएगा। वैसे लर्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जितने भी प्रश्न भारतीय संविधान के प्रस्तावना से बनेंगे उन प्रश्न को हम यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है, आपको अलग से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो इतना हम फिर से इरेज करते हैं दोस्तों, क्योंकि जगह कम है थोड़ा। ठीक है, अब देखिए, भारतीय संविधान में देखिए कुछ लोगों ने भारतीय संविधान को भारतीय संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा गया है, संविधान की कुंजी। क्या कहा दोस्तों, संविधान की कुंजी, संविधान की कुंजी। देखिए, इन्होंने कहा, मतलब ज्यादातर जो उनके सदस्य थे, उस संविधान सभा के जो सदस्य थे, उन्होंने प्रस्तावना को संविधान की क्या कहा, कुंजी कहा। अर्थात उनका कहने का तात्पर्य यह था कि संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें पूरे संविधान की झलक नजर आती है। यानी अगर आपको पूरे संविधान की रूपरेखा देखनी हो तो आप भारत की क्या पढ़ लीजिए, प्रस्तावना पढ़ लीजिए, तो आपको पूरे संविधान की झलक नजर आ जाएगी। अर्थात भारतीय संविधान की प्रस्तावना को तमाम सदस्यों ने क्या कहा, संविधान की कुंजी कहा। कभी कभी आपसे यह भी पूछ लिया जाता है कि संविधान में जितने सदस्य थे उनके मनोभाव कहाँ नजर आते हैं। उनके मनोभाव मतलब उनके मन के जो भाव थे वह कहाँ परिलक्षित होते हैं, तो आप क्या बताएंगे, वह संविधान की प्रस्तावना में। यानी भारतीय संविधान जो है वह संविधान की कुंजी भी उसे कहा गया है। उसे यह भी कहा गया है कि प्रस्तावना भारतीय संविधान में उन सदस्यों का क्या है, मनोभाव है। ठीक है, तीसरा देखिए, इसे संविधान की क्या कहा गया है, इसे भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा गया है। भारतीय संविधान की आत्मा, भारतीय संविधान की क्या कहा गया दोस्तों, आत्मा। यानी हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसे भारतीय संविधान की क्या कहा जाता है, आत्मा भी कहा जाता है। यानी देखिए, अगर आपसे सीधे पूछ लिया जाएगा कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो आप क्या बताएंगे, संविधान की प्रस्तावना को। ठीक है, अगर इस तरीके से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान के देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग को, संविधान की किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है, किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो भी आप क्या लगाएंगे, प्रस्तावना। तो आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों, प्रस्तावना। यानी देखिए, यहाँ पर किसी महापुरुष का नाम नहीं लगाया है, सिर्फ आपसे यही पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस भाग को, यानी प्रस्तावना वाले भाग को ही भारतीय संविधान की क्या कहा जाता है, आत्मा कहा जाता है। कितना चीज आपको याद हुआ।
कुछ लोगों का कहना है कि जो प्रस्तावना है वह संविधान की क्या है, कुंजी है। डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछ लेता कि हमारे भारतीय संविधान की कुंजी क्या है। ब्रैकेट में आप ऑप्शन में आपको दे देगा संविधान की प्रस्तावना, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य या राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो दोस्तों आप क्या ऑप्शन लगाएंगे, प्रस्तावना। अगर कहा जाएगा कि संविधान का वह कौन सा भाग है जिसमें संविधान सभा के सदस्यों का मनोभाव परिलक्षित होता है, तभी आप क्या आंसर करेंगे, प्रस्तावना। इसे देखिए, अगर यह भी पूछा जा सकता है आपसे पेपर में कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तब भी आप क्या उत्तर देंगे, प्रस्तावना। अगर इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है, तब भी आपका उत्तर क्या होगा, प्रस्तावना होगा। लेकिन दोस्तों एक बार और यही सुनिए, अगर कहा जाए B.R. अम्बेडकर अर्थात दोस्तों कौन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मैं यहाँ लिखा दे रहा हूँ दोस्तों, B.R. अम्बेडकर के अनुसार यहाँ पर देखिए, जब एक किसी महापुरुष का नाम लगा देगा, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम ही लगाएगा। अगर पूछा जाए भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। देखिए इसके दो प्रश्न हैं, इसके क्या हैं, दो प्रश्न। पहला प्रश्न क्या होता है दोस्तों, इसको मैं ऊपर लिखने का प्रयास करता हूँ, नीचे दिखेगा नहीं, ठीक है। देखिए अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि B.R. अम्बेडकर यानी भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो इसके दो इसके पूछने का प्रकार दो हो सकता है दोस्तों। पहला क्या होगा, पूछा जाए किस अनुच्छेद को कहा जाता है, अनुच्छेद, तो आप बताएंगे क्या, अनुच्छेद 32। यानी हमारे मूल अधिकार में, जब हम आपको मूल अधिकार पढ़ाएंगे आगे, तब आपको बताएंगे अनुच्छेद 32। और इस अगर पूछा जाए, देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार दोस्तों, उपचारों का अधिकार। अब देखिए प्रश्न, अब मैं बता रहा हूं आपको, अगर आपसे इस पेपर में पूछा जाए कि भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है, तो अनुच्छेद 32 आप बताएंगे। क्या बताएंगे, अनुच्छेद 32। अगर आपसे पूछा जाए कि भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, और ऑप्शन में आपके अनुच्छेद 32 ना हो, तब आप ऑप्शन क्या टिक करेंगे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है दोस्तों। लेकिन अगर भीमराव अंबेडकर का नाम जोड़ कर ना पूछा जाए, तब वहां पर आप आंसर क्या टिक करेंगे, तो आप सीधे आप बता देंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब कुछ और जो हैं महापुरुष हैं, जैसे यम पालकी वाला। देखिए इनके अनुसार इन्होंने क्या कहा, पालकी वाला एक व्यक्ति थे, इन्होंने भारतीय संविधान, देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान का क्या कहा दोस्तों, परिचय पत्र, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि जो हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वह क्या है, भारतीय संविधान का क्या है, परिचय पत्र है। अगला देखेंगे दोस्तों क्या है, एम कृष्णस्वामी अय्यर। इन्होंने क्या कहा दोस्तों, इन्होंने कहा दीर्घकालिक विचारों का पत्र, दीर्घकालिक विचारों का पत्र। पुनः देखिए दोस्तों, यम पालकी वाला एक महापुरुष थे, एक व्यक्ति थे, इन्होंने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का क्या कहा, परिचय पत्र। यानी क्या, इनका कहने का तात्पर्य क्या था दोस्तों, कि यदि आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना को ही पढ़ लेते हैं तो आपको भारतीय संविधान पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार एम कृष्णस्वामी अय्यर ने भी प्रस्तावना को एक अलग नाम दिया। एम कृष्णस्वामी अय्यर के अनुसार प्रस्तावना भारतीय संविधान का दीर्घकालिक विचारों का क्या है, पत्र है। अर्थात जो वह बहुत समय से देख रहे थे, सोच रहे थे, स्वप्न देख रहे थे, उन स्वप्नों को किसमें प्रदर्शित कर दिया गया है,
हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रदर्शित कर दिया गया, प्रस्तुत कर दिया गया है। आप इन दोनों बिंदुओं को और वह कोटेशन जो भीमराव अम्बेडकर के अनुसार था, इनको एकदम मस्ट है कि आप इन्हें याद करके ही रखिएगा, क्योंकि प्रश्न ज्यादातर यहीं से पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दो विवाद देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर दो विवाद देखिए। पहला देखिए बेरुवारी संघवाद। देखिए बेरुवारी एक संघवाद था। यह संघवाद का मतलब क्या दोस्तों, यह कुछ लोगों का क्या था, एक गुट था। कुछ लोगों का क्या था, एक गुट था। इन्होंने जब भारतीय संविधान की प्रस्तावना को क्या किया, न्यायालय में प्रस्तुत किया, तो न्यायालय के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अंग नहीं बताया गया। फिर से सुनिए, आपसे पूछा जाएगा किस संघवाद के तहत प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अंग नहीं बताया गया। यानी देखिए बेरुवारी संघवाद, प्रस्तावना, मैं सिर्फ इतना ही लिख रहा हूं दोस्तों, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं, संविधान का अंग नहीं, संविधान का अंग नहीं। इसका क्या तात्पर्य है दोस्तों, देखिए बेरुवारी एक व्यक्ति थे और उन्होंने कुछ व्यक्तियों को क्या किया, इकट्ठा किया और एक संघ बनाया, और इन्होंने न्यायालय में प्रस्तावना को क्या दिया, चुनौती दिया। तो न्यायालय ने प्रस्तावना को, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को यह कहा कि यह प्रस्तावना जो है वह भारतीय संविधान का अंग नहीं है। यह भारतीय संविधान का अंग नहीं है, इसलिए इसमें कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता। सुनिए फिर से, आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा, किस संघवाद के तहत प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया, तो आप क्या बताएंगे, बेरुवारी संघवाद। बेरुवारी संघवाद के तहत प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं था, अर्थात संविधान की प्रस्तावना में कोई भी परिवर्तन नहीं किए जा सकते थे। दूसरा क्या था दोस्तों, केशवानंद भारती। देखिए जो बेरुवारी संघवाद आया वह कब आया, 1960 में। 1960 में, उसके 11 साल बाद केशवानंद भारती संघवाद। 1960 में जब बेरुवारी संघवाद के तहत प्रस्तावना को संविधान का अंग मानने से इनकार कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो उसके 11 साल बाद यानी 1971 में केशवानंद भारती संघवाद आया। यानी केशवानंद भारती के संरक्षण में कुछ लोगों का गुट बनाया गया और न्यायालय में क्या दी गई, चुनौती दी गई। तो केशवानंद भारती संघवाद के तहत जो 1971 में पारित हुआ, उसके तहत प्रस्तावना को संविधान का क्या दे दिया गया, दर्जा दे दिया गया। प्रस्तावना को संविधान का अंग मान लिया गया, संविधान का अंग। आप दोस्तों आगे लिखेंगे यानी संविधान का अंग। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि संघवाद के तहत प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया, तो आप क्या बताएंगे, बेरुवारी संघवाद। किस संघवाद के तहत प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया, तो आप क्या बताएंगे, केशवानंद भारती संघवाद 1971। अब जब प्रस्तावना को भारतीय संविधान का क्या मान लिया गया, अंग मान लिया गया, अब प्रस्तावना में पहली बार और अब तक आखिरी बार एक बार परिवर्तन किए गए। यानी सिर्फ और सिर्फ पहली बार भी प्रस्तावना में संशोधन किया गया और अभी तक उसके अलावा कभी भी उसमें संशोधन नहीं हुआ। तो देखिए संशोधन, प्रस्तावना में जो क्या किया गया, संशोधन किया गया दोस्तों, वह संशोधन किया गया 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन किया गया। कब, जब यह मान लिया गया कि भारतीय संविधान का एक अंग है प्रस्तावना। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में क्या किया गया, प्रस्तावना में क्या किया गया, पहली बार और अभी तक के लिए आखिरी बार संशोधन किया गया।
और उसमें 3 नए शब्द जोड़े गए दोस्तों। कितने शब्द? 3। पहला क्या जोड़ा गया? समाजवाद, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। अगला क्या जोड़ा गया दोस्तों? एकता, या इसी को आप क्या कह सकते हैं? अखंडता, एकता या अखंडता, एकता या अखंडता। यानी अगर आपसे पूछा जाएगा संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया, तो 1976 में। चौथा संशोधन था, 42वां संविधान संशोधन था। कभी कभी यह भी पूछ लिया जाता है कि संविधान के प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के तहत कौन सा शब्द जोड़ा गया। 4 ऑप्शन देगा, जिनमें से एक इसमें से दे देगा, उस पर आपको टिक मारना रहेगा। ठीक है, तो समाजवाद का मतलब क्या है दोस्तों? यह क्यों जोड़ा गया? देखिए, समाजवाद का मतलब क्या है? सरकार समाज के ऊंच नीच, गरीब अमीर सभी व्यक्तियों को एक साथ लेकर चलेगी तथा समाज के कल्याण के लिए कुछ क्या करेगी? कार्य करेगी। जैसे आप देख भी रहे हैं दोस्तों, सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं निःशुल्क चलाई जाती हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं निःशुल्क शिक्षा, 0 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रही है। यह भी किसके तहत है? समाजवाद के तहत है। पोलियो की खुराक जो होती है दोस्तों, देखिए घर जा जाकर पिलाया जाता है, जबकि आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाता। किसके तहत? समाजवाद के तहत ही है दोस्तों। ऐसे ढेर सारे हैं। आज देखिए कोरोना की वैक्सीन भी लग रही है, वह भी किसके तहत लग रही है? समाजवाद के तहत। अर्थात सरकार समाजवाद पर विशेष ध्यान देगी तथा ऐसे नियम कानून या ऐसे प्रावधान या ऐसे कल्याणकारी कार्यक्रम चलाएगी जिससे समाज का क्या हो सके? कल्याण हो सके। अगला आता है दोस्तों क्या? पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य है, आप पढ़ भी चुके हैं पहले। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है कि भारत क्या है? राज्यों का एक संघ है। भारत में किसी का कोई धर्म नहीं होगा। भारत में किसी भी राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, बल्कि धर्म किसका होगा? धर्म किसी पार्टिकुलर व्यक्ति का होगा। ठीक है, यानी भारत में निवास करने वाले किसी भी राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, जबकि धर्म जो होगा उस राज्य में रहने वाली जनता का होगा। ठीक है दोस्तों, अगला है एकता और अखंडता। एकता और अखंडता से क्या तात्पर्य है? देखिए, एकता और अखंडता से तात्पर्य क्या? देखिए, खंड मतलब क्या होता है? अलग हो जाना, जबकि उसके पहले क्या लग गया? आ, यानी वह विलोम कर दिया, उसका उल्टा बना दिया। खंड का मतलब क्या होता है? टूट फूट के अलग हो जाना। लेकिन अखंडता से तात्पर्य दोस्तों, हमारे देश के बीच कोई भी विवाद हो, चाहे झगड़ा हो, मारपीट हो या कोई द्रोह चल जाए, फिर भी हम क्या होंगे? किसी भी कारण से एक दूसरे से अलग नहीं होंगे और एक साथ एकता बना करके क्या करेंगे? अपना जीवन यापन करेंगे। अर्थात भारत में कोई भी जैसे मान लीजिए बाहर से कोई क्या हो जाता है? आक्रमण हो जाता है, फिर भी भारत में कभी भी फूट नहीं पड़ सकती है। तो 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और एकता एवं अखंडता। ठीक है दोस्तों, देखिए, तो आपसे इतना तो आपको दिमाग में फिट ही हो गया होगा कि संविधान की प्रस्तावना में सबसे पहला संशोधन कब किया गया? 1976 में। चौथा संविधान संशोधन था, 42वां संविधान संशोधन था। जब आपको संविधान संशोधन पढ़ाएंगे तो उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट संशोधन होंगे सब आपको एकदम जबान पे हम रटवा देंगे। रटना नहीं पड़ेगा दोस्तों, बल्कि आपको खुद एकदम समझ में आ जाएगा। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में 3 कौन से शब्द जोड़े गए? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, एकता एवं अखंडता। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, दूसरा बिंदु आपको बता दें। देखिए, भारत का जो संविधान है उसकी जो क्या है? प्रस्तावना है। उस प्रस्तावना में मताधिकार, किसका दोस्तों? मताधिकार यानी मत देने का अधिकार की बात नहीं कही गई है। यह भी पेपर में पूछा गया दोस्तों कि क्या भारत का जो संविधान है उसकी जो क्या है? प्रस्तावना है, क्या उसमें मत देने का अधिकार अर्थात मताधिकार की बात कही गई है? तो आप बिल्कुल कहेंगे नहीं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मत देने के अधिकार की बात नहीं कही गई है।
अगला बिंदु क्या है, अगला बिंदु देखिए क्या दोस्तों, भारत की संविधान की प्रस्तावना में संघ शब्द का वर्णन नहीं किया गया है। यह दोनों प्रश्न आप याद रखिए। भारत की जो प्रस्तावना है उसमें मताधिकार और संघ का वर्णन नहीं किया गया है, ठीक है। जबकि एक पेपर में और भी पूछा गया है, जो यह पूछा गया कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें आया बंधुत्व, उसमें आया क्या, बंधुत्व शब्द किस देश से लिया गया है। फिर से देखिए दोस्त, मैं आपको कह रहा हूं आप एक बार प्रस्तावना पढ़ने की खुद से कोशिश जरूर करिएगा। आप देखेंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मताधिकार की बात कहीं पर भी दर्शाई नहीं गई, कहीं पर भी बात नहीं आई है। जबकि ना ही प्रस्तावना में कोई संघ शब्द का वर्णन है। लेकिन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व शब्द क्या आया दोस्तों, बंधुत्व शब्द आया है। यह पूछा गया कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व शब्द आया है वह किस देश से लिया गया है। तो आप क्या जवाब देंगे, वह लिया गया दोस्तों कहाँ से, फ्रांस से। वह कहाँ से लिया गया है, फ्रांस से। यानी बंधुत्व शब्द जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उसे किस देश से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है। फ्रांस की क्रांति आप पढ़ेंगे, वहाँ पर समानता, बंधुत्व जैसे शब्द लिए गए थे। इसलिए हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व शब्द को क्या किया गया है, लिया गया है, ठीक है। देखिए बाकी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुछ और शब्द हैं, जैसे संप्रभु राष्ट्र है, ठीक है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। हम आपको थोड़ा थोड़ा बहुत बता दे रहे हैं। देखिए संप्रभु राष्ट्र, संप्रभु राष्ट्र, इसका सिर्फ मतलब जानिए दोस्तों, क्योंकि आगे चलकर इसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी। देखिए संप्रभु राष्ट्र का मतलब क्या है, या इसे संप्रभुत्व राष्ट्र भी कह सकते हैं। देखिए संप्रभु राष्ट्र का मतलब क्या दोस्तों, कि भारत अपने आंतरिक व बाह्य निर्णय लेने के लिए किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं है। यानी संप्रभु राष्ट्र का मतलब क्या होता है दोस्तों, भारत अपने देश के अंदर या देश के बाहर जो भी निर्णय लेना होगा उसके लिए पूर्ण रूप से क्या है, स्वतंत्र है। संप्रभु राष्ट्र का तात्पर्य सिर्फ दोस्तों यही है कि अपना आंतरिक निर्णय या कोई बाह्य निर्णय लेना हुआ तो क्या करेगा, वह लेने में स्वतंत्र है, यानी किसी के ऊपर वह निर्भर नहीं है। दूसरा क्या आता है, गणतंत्रात्मक राज्य। देखिए गणतंत्रात्मक राज्य, गणतंत्रात्मक राज्य से तात्पर्य क्या है दोस्तों, देखिए गणतंत्रात्मक राज्य क्या है, राज्य से तात्पर्य गणतंत्र। हमारा देश गणतंत्र कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। गणतंत्रात्मक राज्य का मतलब क्या दोस्त, यहाँ पर जो शासन करने वाला व्यक्ति होगा वह क्या होगा, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे नहीं बढ़ेगा। समझ में आ रहा ना, यानी यहाँ पर इस देश में यानी भारत देश में शासन करने का अधिकार किसके हाथों में है, जनता के हाथों में है, ठीक है। जैसे पहले भी होते थे, वह पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी अगर इस पीढ़ी का कोई व्यक्ति राजा है तो उसका पुत्र अगला पीढ़ी का मतलब अगला राजा बनेगा। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। गणतंत्रात्मक का राज्य का मतलब यही दोस्तों कि भारत एक गणतंत्रात्मक देश है, अर्थात यहाँ पर शासन की जिम्मेदारी यानी शासन की पावर जनता के हाथों में है। यानी यहाँ पर सत्ता का अधिकार किसके पास है, जनता के हाथों में है। जनता जिसे चाहेगी उसे अपना राजा या अपना प्रधानमंत्री जो भी है नियुक्त करेगी, चुनेगी, जिसे चाहेगी उसे हटा देगी, ठीक है दोस्तों। बाकी ऐसे ढेर सारे शब्द हैं जो आप पढ़ते रहेंगे। बाकी जो संविधान की प्रस्तावना आप यहीं पर हम समाप्त करते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा और कुछ पूछने को नहीं है। बाकी संविधान के अगले पार्ट में हम कुछ और पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।